जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और आज का जो पेपर है मैं आपको बता दूं, ये रहा। और इस पेपर में हम क्या कंप्लीट करेंगे, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, इस पेपर के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। ये पेपर हुआ था 11/12/2018 में। और इसमें मैं आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग का पेपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिवस होगा। अब ध्यान से समझो, या तो आप सीधे डेट से निकाल सकते हो, लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभी फॉल्स डे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। अब यहाँ पर करना क्या है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आप यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं अलग से क्लासेस लूंगा। यहाँ पर कहा गया है 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो दिसंबर में बचे हुए दिन कितने हैं, तो दिसंबर 31 डेज का होता है। 2007 में दिसंबर जो है उसमें बचे हुए दिन, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के 23 दिन जो है वो दिसंबर में बचेंगे। ये तो बचे हुए दिन दिसंबर के ले लिए। 8 तारीख के बाद 31 तारीख तक 23 दिन बचेंगे। इसके बाद में अगला महीना जो आ जाएगा वो आ जाएगा जनवरी का, और वो होगा 2008 का। ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर जनवरी के होंगे 31 दिन, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही ले रहा हूँ। क्यों, उसके लिए कमेंट करो, मैं फिर बताऊंगा। अब यहाँ पर है फरवरी, 2008 चालू हो गया है, लीप ईयर है इसलिए एक दिन लिया अतिरिक्त का। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के होते हैं 3 दिन। अप्रैल, अप्रैल के 2 दिन। अप्रैल के बाद में मई, मई के होते हैं 3 दिन। मई के बाद में जून, जून के होते हैं 2 दिन। जून के बाद में आता है जुलाई, और जुलाई के होते हैं 3 दिन। और हमें जाना है 12 अगस्त तक। तो ये अतिरिक्त दिन 12 अगस्त तक के मैंने ले लिए। अब इन सबको आपको जोड़ देना है। तो ध्यान से समझो, ये हो गया 3 और 1 4, ये 3 2 5, ये 3 2 5, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 और 2 5, तो मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ, ये 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 हो गया क्या 22। हासिल का आ गया 2। इसके अंदर 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी कि क्या बन गया 52। अब 52 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो ये कट जाएगा सातु 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 49, और रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचेगा 3। अब ध्यान देना है कि ये आपका आंसर नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना है। रविवार का कोडिंग में ले रहा हूँ 1, यहाँ 0 लिख दिया मैंने। रविवार का कोडिंग 1, सोमवार का कोडिंग 2, मंगलवार का कोडिंग 3, बुधवार का कोडिंग 4, गुरुवार का कोडिंग 5, शुक्रवार का कोडिंग 6, और शनिवार का कोडिंग जो आएगा वो आएगा 0। अब यहाँ रिमेनिंग क्या बचा 3। आप ये मत सोचो कि आंसर इसका मंगलवार होगा, अभी फिलहाल के तौर पर पहले ये देख लो कि इस शनिवार का, यानी 8 दिसंबर 2007 को जो शनिवार था उसका कोडिंग क्या है, उसका है 0। अब इस रिमेनिंग में 0 को आपको जोड़ देना है। ऑब्वियसली ये 3 ही आएगा, इसका मतलब कि उस दिन होगा मंगलवार। ये 0 जोड़ने के बाद, अब यहाँ पर कोई और संख्या भी आ सकती थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0 जोड़ेंगे तो नंबर वही आएगा, लेकिन मैंने कहा संख्या आनी चाहिए। तो ये आ गया 3। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस दिन होगा मंगलवार। एब्सोल्यूट मैंने आपको यहाँ पर करके भी बता दिया, इसीलिए आंसरों पे मैंने टिक लगा के रखे हैं, आज टिक नहीं मिटाए हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विशेष तरीके से एक जैसे हैं, उस विकल्प का चयन करो जो दूसरे से बेमेल है यानी भिन्न है। अब देखो, हाथ, नाक और कान, यहाँ पर ये तीनों गलत है। क्यों, क्योंकि ये इंद्रियां होती हैं, सेंस होते हैं। आंसर क्या आएगा, दिल। ये सेंस मैंने आपको तर्क बता दिया। इंद्रियां हाथ, नाक और क्या है आंख, ये सब क्या हो जाएंगे, इंद्रियां हो जाएंगे। क्योंकि हाथों का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। नाक का मतलब सूंघना, और आंख का मतलब देखना। यहाँ पर सिर्फ दिल ही है जो कि एक इंद्री के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, सेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसान ने पश्चिम की तरफ चलने के लिए एक गाय को छोड़ दिया। अब ये डायरेक्शन होती है कौन सी? पश्चिम की। ठीक है, ये होती है पश्चिम की। इस प्रकार से मैं ये लाइन खींच रहा हूं, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ। इस दिशा में जा रही है गाय, जिस तरफ मैंने एरो बनाया। गाय ने चरना शुरू किया। कुछ समय बाद गाय ने अपने दाहिनी ओर बढ़ना शुरू किया। दाहिनी ओर यानी राइट हैंड पर। अब इस डायरेक्शन में ध्यान देना, एक सेकेंड। इस डायरेक्शन में हमेशा याद रखना है कि दायां किस तरफ होगा, तो दायां होगा हमेशा ऊपर की तरफ। तो अब जो गाय है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो एरो मैंने अभी बनाया शुरू कर दिया और उस स्थान पर पहुंच गई जो उसकी शुरुआती स्तर की स्थिति से 90 डिग्री पर है। ऑब्वियसली ये देखो, ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के 90 डिग्री पर है। तो कहा गया कि गाय अब किस दिशा में देख रही है। देखो ये डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ यानी उत्तर। ये देखो आंसर इसका क्या आ रहा है? उत्तर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा गया है कि 4 जोड़े एक पार्टी में जाते हैं, यानी कि शादीशुदा जोड़े। सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है और सभी पुरुषों ने अलग अलग रंग की शर्ट पहन रखी है। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो और प्रश्न का उत्तर दो। अब ये सब कथन है और इसके हिसाब से ये प्रश्न रहेगा। तो पहले कथन में क्या कहा? रमा का विवाह रमेश से है। तो ये रही रमा और ये रहा रमेश। इस जिसने लाल शर्ट पहनी है, तो रमेश ने जो है वो कौन सी शर्ट पहनी है? लाल। मैंने इस तरफ लिख दिया। पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, तो भाई पूर्वा तो यहाँ पर आएगा। मैं पहले जो है वो फीमेल कैंडिडेट लिख रहा हूं और इधर मेल लिख रहा हूं। अब यहाँ पर ये जगह खाली बची हुई है क्योंकि यहाँ कहा पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, नीली साड़ी पहनती है। तो मैंने इस तरफ नीला लिख दिया ताकि पूर्वा के बारे में कलर पता चल सके। अगला है अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने। तो देखो मैंने क्या कहा, ये हो गया अनूप और ये हो गई श्रेया, क्योंकि दोनों को साथ में बोला गया है और ये नहीं बताया गया कि कोई इसमें से एक दूसरे का पति या पत्नी नहीं है। इन्होंने हरे कपड़े पहने, मैंने यहाँ हरे लिख दिया और ये हरे लिख दिया। ये पजल क्वेश्चन है। संदेश की पत्नी मृणमयी, तो यहाँ पर ये हो गया संदेश और ये हो गया मृणमयी। मैंने सिर्फ मृण लिखा है। ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, मतलब मृणमयी ने। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती से एक तरफ लिख दिया। ये मृणमयी जो है वो इस तरफ आएगा फीमेल की तरफ और संदेश जो है इस तरफ आ जाएगा। अब इसने पीली साड़ी नहीं पहनी है। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहनी है। 4 जोड़े हैं, मैंने पहले बता दिया था, 1 2 3 और ये चौथा। अब इसका मतलब ये हो गया कि विराज जो है वो अकेला बोला गया है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा विराज। क्यों? क्योंकि पूर्वा का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था, पूर्वा अनूप की पत्नी नहीं है, इसका मतलब किसकी पत्नी होगी? विराज की। अब इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि श्रेया का पति कौन है। अब देखो पूरा तामझाम बनवा लिया उसने और पूछा क्या? श्रेया का पति। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो प्रश्न पहले पढ़ लिया करना है अपने को। तो श्रेया का पति कौन है? तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर क्या कहा था कि श्रेया का पति कौन है? अनूप। ये देखो यहाँ पर सही आंसर क्या कहा गया है? अनूप होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये आपको श्रृंखला दिख रही है, ये अक्षरों और संख्याओं को मिलाकर बनी है। प्रश्न में है कि उपरोक्त अनुक्रम यानी कि सीरीज में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं और 5वां कौन है। अब ध्यान देना मेरी बात को, दाया यानी राइट, तो ये जो है ना पंक्ति, इसका राइट ये वाला एंड होगा। तो यहां से हमको इस तरफ आगे बढ़ना है। अब 15 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हम 15वें पे आ गए हैं दाएं से। अब 15वें के दाईं और 5वां बोला है। अब ये देखो, ये जो क्यू है इसका दायां किस तरफ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ याद ये रखिएगा कि जब पंक्ति यानी कि जो सीरीज होती है उसका दायां पूछा जाए तो वो इधर से शुरू होता है, और किसी व्यक्ति का पूछा जाए तो ये व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा है तो उसका राइट हैंड इस तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है,
मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तो ये Q के 5 इधर जाना है क्योंकि पांचवा पद पूछा उसने। तो 1 2 3 4 और ये 5 यानी कि G जो है इसका सही आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पर G जो है सही आंसर बोला है। अब मैंने क्या बोला ध्यान से समझो, एक और काम कर सकते हो, दाईं ओर से और फिर दाईं ओर से जब कहा तो आप एक काम करिएगा, अगली बार 15 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा तो 10 बचेगा। अब इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें पे आपको सीधे G मिल जाता। तो अगली बार ये कर सकते हो कि दाएं से दायां बोला तो घटा दो और दाएं से बायां बोला यानी विपरीत डायरेक्शन बोली है तो फिर जोड़ना पड़ेगा। और वरना तो मैंने अभी आपको सबसे सरल तरीका बताया है, जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। आंसर आ गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अतरंगी है और इसको जो है मैं यहाँ पर पहले बना दूंगा ताकि आपको समझाया जा सके कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो किस प्रकार से है। तो मैं पहले बना देता हूँ, ये डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि मैं आपको नीचे ऑप्शंस तक बता सकूं कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये बना है प्लस, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये गोला है ब्लैंक और ये गोला जो है ये डार्क है। इसके बाद में ये जो है ये है स्क्वायर खाली वाला और ये स्क्वायर जो है वो क्रॉस वाला। तो ये मैंने आपको बना के बता दिया। अब मैं ऑप्शंस तक जा रहा हूँ, देखता हूँ कि एक बार में ये सारे ऑप्शन लिए जा सकते हैं या नहीं। चलो ले लिए, शायद थोड़ा सा आ जाएगा, बच गया। एक सेकेंड, चलो ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आ जाए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ये खुला पासा है, ये क्या है, खुला पासा, ये खुला पासा है और ये है इसके बंद पासे। अब आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि इस खुले पासे से आप दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पासा जो है वो बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, पहला जो डब्बा आएगा वो तीसरे डब्बे यानी कि पहला डब्बा एक डब्बा छोड़ करके विपरीत फलक देता है। यदि आप सीखे हुए हैं तो ठीक है, वरना कमेंट करो मुझे कि सर क्लासेस ले लीजिए, हम सीखना चाहते हैं, बकायदा हम क्लासेस ले करके बताएंगे। तो ये प्लस के अपोजिट में आएगा खाली डब्बा। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट में, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके अपोजिट में एक डब्बा ये वाला छोड़ोगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये डार्क वाला गोला। और इसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो ब्लैंक गोला है, इसका ये वाला डब्बा छोड़ोगे तो यहाँ पर ये क्रॉस आएगा, तो ये ब्लैंक गोले के अपोजिट में आएगा क्रॉस वाला डब्बा। अब ध्यान देना, पासे वाले प्रश्न में एक बात का ध्यान रखना कि ये सब अपोजिट फेसेस हैं, यानी कि प्लस के अपोजिट में ये खाली डब्बा होगा, क्रॉस के अपोजिट में भरा गोला होगा। जब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि पासे वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अपोजिट जो है अपोजिट जो फेसेस हैं वो एक ही डायग्राम में दिखाई नहीं देती। जैसे देखो ये ब्लैंक वाला जो गोला है, तो ये ब्लैंक वाला गोला है, इसके साथ में ये क्रॉस दिख रहा है, जबकि ये अपोजिट फेस पे है, यानी क्रॉस इसके पीछे इस तरफ आना चाहिए था, तो ये बनना संभव नहीं है। दूसरी बात क्या बोली गई, ध्यान दो, यहाँ पर कहा गया है कि ये देखो फिर से दूसरे में क्या है, ये खाली, ये जो ब्लैंक वाला जो गोला है तो इसके साथ में क्रॉस नहीं आना चाहिए, तो ये देखो ये फिर क्रॉस दिख गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो आप क्या देखो, ये क्रॉस वाला गोला देखो, यानी क्रॉस वाला स्क्वायर देखो, ये क्रॉस वाले स्क्वायर के साथ खाली गोला नहीं आना चाहिए, ये देखो खाली गोला आ गया, मतलब ये भी बनना संभव नहीं है। अब अंतिम देखते हैं, अंतिम में क्या कहा गया वो देख लो। तो अंतिम में ये कहा गया है, ठीक है, अंतिम में ये कहा गया है कि खाली वाले के साथ में, तो ये रहा खाली वाले के साथ में क्रॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये प्लस के साथ में आपको ये खाली डब्बा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाले चिन्ह के साथ में ये वाला जो डार्क गोला है ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि पर्टिकुलरली ये चौथा जो है इसमें हमें ये बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई भी अपोजिट फेस एक डायग्राम में नहीं दिख रही है। देखो ये खाली वाला है गोला, तो खाली वाले गोले के साथ में यहाँ पर ये खाली वाले गोले के साथ में क्रॉस आना चाहिए, ये देखो इसमें क्रॉस नहीं दिख रहा। इसके बाद में ये सिंगल क्रॉस के साथ में खाली ये भरा हुआ गोला नहीं आना चाहिए, नहीं दिख रहा।
प्लस के साथ में ये चीज नहीं दिख रहा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप लोग डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उपरोक्त आकृति की जलीय छवि या वाटर इमेज आपको बतानी है। मैंने क्या कहा, जलीय छवि या वाटर इमेज। अब वाटर इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, ये रहा जल प्रतिबिंब और नीचे बनेगी। नीचे सारे के सारे वर्ड अपोजिट हो जाते हैं। अब ध्यान देना कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ए यदि ऐसा बनेगा तो नीचे वो ऐसा बन जाता है। यानी कि यदि यहाँ पर मैंने इस लाइन को खींचा तो इस लाइन के अपोजिट में दर्पण जल प्रतिबिंब यानी कि जो वाटर इमेज बनती है, पास की ये वाली पास की चीज पास में होगी और ये कोना जो है ए का ये दूर होगा। वैसे ही आप यहाँ पर पूरे डायग्राम में ये ए से पहचान लो। ये देखो ये सीधा है नहीं, यहाँ पर ये उल्टा है, यहाँ पर ए आ नहीं रहा और यहाँ पर ए सीधा आ रहा। मतलब कि सीधी सी बात है ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत दिख रहे हैं आपको। बचा कौन सा आंसर, ये वाला। मैंने आपको ए को पकड़ के बता दिया कि आप ए से कैसे सरलता से देख सकते हो, वरना अब आप एक चीज को पकड़ के देखोगे तो सब कुछ चीजें आपको क्लियर दिखाई देगी जल प्रतिबिंब में। देखो यहाँ 9 कैसा दिख रहा है आपको, ये 9 ऐसा बना हुआ है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है इसका नीचे वाला हिस्सा ये यहाँ पर आना चाहिए और ये गोल घूम के ऐसा जाना चाहिए। तो ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको। देखो एक कैसा दिख रहा है, ये डंडी ऊपर है तो यहाँ पर एक डंडी किस तरफ है, इस तरफ है। ये देखो दिखाई दे रही है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, ये कथन है। और कथन के क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। सही बात है, लोकतंत्र में कथन में क्या कहा वो देखो, तुम क्या सोचते हो वो नहीं। कथन में कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होने का मतलब ही क्या है कि कानून भी बनेंगे तो बहुमत से। यानी दोनों निष्कर्ष जो है अपनी अपनी जगह पर सही है, इसलिए सही आंसर आ जाएगा दोनों 1 और 2 जो है वो अनुकरण करते हैं। इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना 27वां क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इसमें मिस्टेक है और मिस्टेक क्यों है। यहाँ पर मैं नीचे लिख के देख के बता रहा हूँ। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन सो आंसर दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। यानी कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था। क्यों, अब कारण समझते हैं। रात 10 से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती है या एक दूसरे को छूती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ये वाला जो 10 बजे देख रहे हो ये सब में आ रहा है, लेकिन ये वाला यदि आपको मिनट निकालना है तो आपको इसमें उसने कोण देना चाहिए था। यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ ओवरलैप करने की यदि उसने हमें बात कही है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 0 डिग्री आएगा सर कोण। लेकिन इस बात को ध्यान से समझना है कि जब आप ये करोगे तो मैथमेटिकल एरर आ जाएगा। इस वजह से ये क्वेश्चन करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। देखिए क्या कहा गया है कि 33वां क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है। तो यहाँ पर सवाल है कि पी, एन, के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है। अब कथन पहला है कि पी के और जे से अधिक कमाता है और दूसरा एन पी से अधिक कमाता है। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप कोशिश जरूर करोगे क्वेश्चन को करने की, लेकिन आप तर्क यदि अपन लगाते हैं तो ध्यान देते हैं पी के और जे से अधिक कमाता है। मतलब यदि पी और के को ऐसा रखें तो जे को यहाँ रखेंगे क्योंकि पी के जे से ज्यादा कमाता है और एन के से अधिक या ज्यादा कमाता है, तो एन जो है वो के से भी ज्यादा कमाता है। अब इस आधार पर यदि आप देखोगे तो एक भी पर्याप्त जवाब नहीं दे रहा है और दूसरा भी पर्याप्त जवाब पूरा नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर यदि आप आंसर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि पहले वाले
एक सेकेंड, मैं इसको पहले जमा दूं। पहले वाले में क्या दिख रहा है, देखो विवरण 1 और विवरण 2 दोनों सही हैं, और विवरण 1 और विवरण 1 दोनों सही हैं। मतलब कि एग्जामिनर ने पहले और दूसरे नंबर पे एक ही जैसे ऑप्शन रखे और नीचे लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इस प्रकार से यदि हम आंसर लगाना भी चाहें कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो हमें वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया। मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन छोड़े गए हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36। कहा गया कि निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आप ये देखो 152 है, फिर 148 हो गया, मतलब कितने की कमी आ गई, 4 की। फिर ये 148 से ये 156 हो गया, तो आप बोलोगे कि कितने की बढ़ोतरी हो गई, तो 8 से 56, तो बोले सो 8 की बढ़ोतरी। फिर यहाँ देखोगे तो फिर कितने की कमी हो गई, तो यहाँ पर 56 से हो गया 52, तो इसका मतलब अगले में बढ़ोतरी कितने की होनी चाहिए, 8 की। और उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो 152 और 8 कितना होता है, 160 होता है, और आंसर 160 ही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे तरीके से क्या सोचा जा सकता है, देखो ये 152 है, ये 156 है, यानी एक पद को यदि तुम छोड़ते चले जाओ तो 152 के बाद 156, तो 156 के बाद अगला क्या आएगा, 160, सीधी सी बात है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति के लिए मिरर इमेज यानी दर्पण छवि को चुनिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, यदि आप पिछले मेरे पुराने वीडियोस देखते आ रहे होगे तो बहुत तेजी से जवाब दे दोगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन पे रुक करके खुद का आंसर भी पहले निकालो। ये देखो क्या कहा है यहाँ पर मैंने, ये जो पास वाली चीज है ये मिरर इमेज में भी पास में दिखाई देगी, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। चलो नीचे भी जा रहा है तो क्या बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो पास है, लेकिन देखो पास तो ये भी है, और यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है, ये देखो यहाँ पर ये फ्लैट कैसा दिख रहा है, ये सतह ऐसा दिख रहा है, जबकि ये सीधा दिख रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर ए नहीं है, छवि ए इसका आंसर है, और छवि ए कहां पर दिख रही है, दूसरे ऑप्शन पे, इसलिए गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में ए ऑप्शन देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये ए छवि आंसर होगी और ए ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, और यही एग्जामिनर ने यहाँ पर दिमाग लगाया है कि छवि ए सही है, लेकिन वो ऑप्शन दूसरे पे है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 विशेष तरीके से संबंध रखते हैं, उसको चुनिए जो भिन्न या बेमेल है। तो बंदूक, तलवार, लिखना और कुदाल, ऑब्वियसली क्या होगा, तीसरा लिखना। क्यों, क्योंकि बंदूक, तलवार और कुदाल यदि हम इन्हें मशीन या डिवाइस कुछ कह सकते हैं, या फिर कोई चीज ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो लिखना जो है वो एक प्रकार से इनसे अलग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसको मैंने कल भी करा था, आज फिर से करवा रहा हूं। देखो बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पे पहुंचा। रुक करके खुद करने की कोशिश करो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाओगे, और नहीं कर पाए तो मजा आ जाएगा एक्सप्लेनेशन में। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो दूरी हो गई, ये हो गई 4 किलोमीटर, ये बिंदु है ओ और ये बिंदु ए है। इसके बाद में कहा गया फिर वहां से दाएं और 4 किलोमीटर चल के बी पर पहुंच गया। अब दाया इसका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस बात को ध्यान से समझना। तो ये यहाँ पर आ गया बी बिंदु पे, और चला कितना, 4 किलोमीटर। इसके बाद में फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल के सी पर गया। अब फिर से ये चला और यहाँ तक आ गया सी पे, ये बिंदु सी है, और कितना चला, 4 किलोमीटर। इसके बाद में सी के बाद में दाएं मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चला, फिर से आया और 3 किलोमीटर, ये थोड़ा सा गैप पे रह जाएगा, ये बात याद रखना, ये 3 किलोमीटर है, और इस बिंदु को ये डी कह रहा है। इसके बाद में आगे कहा गया कि दाएं मुड़ा फिर से, अब ध्यान से सुनना, डी पर आकर के डी पर पहुंच गया, और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब ध्यान देना यहाँ पर ये एरो उल्टा है, यानी कि वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, इसीलिए वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, और 4 किलोमीटर यहाँ से जा करके ये कौन सा बिंदु आ गया, ई। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब ध्यान देना ये नीचे आया है यहाँ तक, और ये बिंदु हो गया एफ, और ये पूरी दूरी हो गई 5। अब उसने पूछा क्या है, प्रश्न है कि बिंदु बी से एफ के बीच की दूरी बताओ। अब यदि ध्यान दो, यदि इसको बी से एफ को तुम मिलाओगे
तो तुम्हें इस ओ बिंदु से होकर गुजरना पड़ेगा। ये लाइन मेरी हो सकता है सीधी ना हो, लेकिन तुम समझ जाना कि एकदम सीधी लाइन है और ये लाइन जो है ये ओ से होके जा रही है। अब यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे और वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा। तो बोले सर ये टोटल डिस्टेंस क्या थी 5, इसमें से ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1, ये वाली, तो बची हुई नीचे की डिस्टेंस कितनी है 4 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4। यदि आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन करे होंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखो ये जितनी दूरी आएगी उतनी ही दूरी जो है वो नीचे वाली भी आएगी, यानी कि आपको पाइथागोरस से ये पता करना है कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कितना होगा। तो ये देखो ये 4 का वर्ग करूंगा मैं, ये 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या हो गया 16 और 16 32, तो ये हो गया क्या करणी में 32, ये तो समझ गए होगे। अब ये करणी में 32 तो ये भी कितना आ गया करणी में 32। अब आप बोलोगे सर आंसर आ रहा है 2 गुना करणी में 32, क्यों? क्योंकि इतनी ओ से बी की दूरी और बी से एफ की दूरी को आप जोड़ोगे तो ये एक बार जुड़ेगी और एक बार तो 2 बार हो गई। अब इसके बाद में और क्या बचा है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो 32 जो है इसको ध्यान देना है। ये कर्ण यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये कर्ण हो गया। अब एक सेकेंड ये थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूं। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि इसको तो मैंने 2 लिखा और अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 गुणा में 2, क्योंकि 32 क्या होता है 16 गुणा में 2। अब ये 16 क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है किसका 4 का, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 करणी में 2, इसका क्या होगा आंसर। ये देख सकते हो पहले ऑप्शन पे ही तुम्हें दिख रहा है 8 करणी में 2, बी से एफ की दूरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा, क्योंकि खुद करा होगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, और नहीं तो कमेंट करके बताओ कि आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा 43। क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से। ऑडोमीटर का संबंध गति से है, एमीटर का संबंध किससे है, तो भैया ऑडोमीटर जो है वो गति मापता है, एमीटर क्या मापता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो क्या मापता है करंट, इसका आंसर आ जाएगा दूसरा यानी कि करंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, सभी कथन है और निष्कर्ष है, सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं। तो यहाँ पर हमने कहा ये रहा टॉनिक, और क्योंकि सभी टॉनिक क्या है विषाक्त पदार्थ हैं तो मैंने सिर्फ यहाँ पर विषाक्त लिख दिया, पूरा डिटेल नहीं लिखा। इसके बाद में फिर आगे क्या कहा, सभी विषाक्त पदार्थ जहर है, यानी ये विषाक्त जो है ये क्या हो जाएंगे जहर हो जाएंगे, तो गोला ऐसा बनेगा, ये बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष, सभी जहर टॉनिक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप क्या कहा गया जहर और टॉनिक, तो यहाँ पर ध्यान देना आप कहां से कहां जा रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर जब जाते हो और सभी वाला निष्कर्ष होता है तो वो क्या होता है गलत होता है। दूसरा, कुछ जहर टॉनिक है, तो आप जब बाहर जहर से फिर टॉनिक पर जा रहे हो यानी बाहर से अंदर जा रहे हो और कुछ वाला निष्कर्ष है तो वो सही होता है। ये नियम याद रख लो, बाहर वाले शब्द से अंदर वाले शब्द पे जाओगे और सभी वाला निष्कर्ष है तो गलत है, और बाहर वाले शब्द से अंदर वाले शब्द पे कुछ वाले निष्कर्ष से जाओगे तो वो सही है। इसका मतलब पहला गलत दूसरा सही, तो ये देख लो आंसर आ गया केवल 2 पालन करता है। उम्मीद करता हूं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उस शब्द का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से। तो यहाँ पर कहा गया है हॉकी का संबंध मैदान से है, हॉकी मैदान पे खेली जाती है, तो बैडमिंटन कहाँ खेली जाती है, ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है कोर्ट, तो बैडमिंटन जिस जगह पर खेली जाती है उसे कहा जाता है कोर्ट। पिच का मतलब क्रिकेट के लिए पिच होती है, अखाड़ा कुश्ती के लिए होता है, स्टेडियम सभी एथलेटिक्स के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस ये रहा बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन। वीडियो को रोक करके एक बार खुद से करने की कोशिश करना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ
ताकि यदि आप लोग जो हैं वो खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखना है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग करना होगा। अब ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, ये जो लाइन मैं यहाँ खींच रहा हूँ इसके बाद में आप देखोगे तो ये दोनों इमेज जो है वो मिरर इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैंने जो लाइन खींची इसके नीचे भी एक लाइन है, ये याद रखना। मैं मिटा देता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन एक तरफ की लाइन को गिन लूंगा और फिर उसका क्या कर दूंगा, दुगना कर दूंगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर जो है कलर बदल देता हूँ, ये रहा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, अंदर अंदर की लाइन गिनना है, बाहर की नहीं। तो ये हो गई 1, ये सीधी वाली, ये हो गई 2, ठीक है। इसके बाद में ये हो गई 3, देखते जाना। 3 के बाद में ये हो गई 4, 4 के बाद में ये हो गई 5, 5 हो गई। 5 के बाद में ध्यान देना ये हो गई 6, 6 के बाद में ये 7, 7 के बाद में ध्यान दो ये 8, ये 9, ये 10, 10 के बाद में ये 11, 11 के बाद में ये 12, 12 के बाद में ये 13, ये मैंने गिन लिया था क्योंकि, है ना। तो 13 हो गई है। तो 13 यहाँ पर निकल गई अंदर अंदर। अब 13 के बाद में इस तरफ जब आप जाओगे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ 13 दूनी हो जाएगा 26। तो 26 तो ये हो गई। ये इधर जितनी लाइनें हैं उतनी अंदर के अंदर इधर भी है। तो 13 दूनी क्या हो गई 26। अब इसके बाद में 27, 28, 29, 30 और बोले सर आंसर तो 31 पे दिख रहा है। ये देखो बीच वाली लाइन भी मैंने गिनी नहीं थी, तो ये हो गई 31। तो आंसर आ जाएगा 31। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी रुक करके किया होगा, तो ऐसे ही किया होगा। 31 जो होगा इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। मजा आया होगा क्वेश्चन करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिर से देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दिए गए विकल्प का चयन करो, आकृति एक्स की दर्पण छवि बिल्कुल समान प्रतीत हो ऐसा एक ऑप्शन ढूंढो। पूछा क्या आपसे, दर्पण छवि। ये एक्स आकृति है, इसकी दर्पण छवि। अब मैंने क्या कहा, यदि ये मिरर है तो मैंने कहा पास की चीज पास होनी चाहिए, दूर की चीज दूर। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों चीजें यानी कि ये क्रॉस और ये गोला, ये आपको दूर मिलने चाहिए। और क्रॉस नीचे और गोला ऊपर। देखो कहाँ मिल रहा है, ये क्रॉस नीचे और गोला ऊपर। तो बोले सर पहले में तो गलत हो गया, दूसरे में भी गलत हो गया, ये दो हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ये देखो स्टैंड जो है ये जरा दूर दिख रहा है। तो स्टैंड दूर तो है और वो भी डार्क है। ये देखो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ताकि दिख जाए आपको। ये देखो स्टैंड कैसा दिखा आपको, स्टैंड कैसा दिखा देख लो। स्टैंड दिखा थोड़ा सा डार्क, और यहाँ पर क्या है, ये लाइट है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा। और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर है तीसरा। मैं पहले करवा रहा हूँ, आंसर बाद में बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, एक महिला को इंगित करते हुए खान ने कहा, यानी खान जो है एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है और उसने कहा वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा यहां से शुरू होता है। मेरे मतलब किसकी बात हो रही है, खान की। खान कह रहा है कि मेरे भाई, तो ये हो गया खान का भाई, उसके पड़ोस में आ जाएगा। भाई के बेटे, तो ये भाई का बेटा, तो ये बेटा नीचे चला जाएगा। बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी बेटे के बाजू में आ जाएगी। और पत्नी का बेटा, तो पत्नी का बेटा जो है वो यहां चला जाएगा। अब प्रश्न पूछा है आगे, फिर अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये शब्द यहां पर आता है इसके बाद में। तो मेरे भाई, देखो बोला उसने खान, यानी खान के मेरे भाई के बेटे की पत्नी का बेटा कौन है, वह है। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहा था, वह है। तो प्रश्न पूछा गया कि महिला का खान से क्या संबंध है, और यही वह जो है महिला होनी चाहिए, बेटी है ये। सॉरी मैं शब्द बोल दिया यहाँ पर, बेटा ये बेटी है। तो महिला का खान से क्या संबंध है। अब इस हिसाब से देखो तो ये खान और ये खान का भाई, भाई का बेटा, तो ये हो गया खान का भतीजा। और यदि खान का भतीजा है और उसका बेटा या बेटी है, तो उस हिसाब से तो ये खान का पोता या पोती होनी चाहिए। उस हिसाब से खान दादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ भाई, चचेरा भाई, चाचा और बहू है। कोई भी आंसर दादा या पोते में से नहीं है। तभी तो यहाँ लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, सो इग्नोर फॉर ऑल द कैंडिडेट। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अब इसका यदि एग्जैक्टली आंसर होता तो क्या होता, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होता। या तो दादा होता, या फिर
पोती होता, दादा या पोती, एक्सप्लेन करना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का पहले में प्रश्न देखना। हाँ, कहा गया है कि श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, एल ओ एन एम पी के। अब यहाँ पर हमको एक चीज को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। एल के बाद क्या आता है, एल, है ना। अब देखो यहाँ पर अपोजिट जा रहा है या सीधा जा रहा है ये देख लेंगे, है ना। तो एल, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझो, है ना। जे के एल एम एन ओ पी। अब यहाँ पर एल के बाद में उसने यहाँ पर क्या लिया है, एन। तो इसका मतलब एल के बाद उसने क्या छोड़ा है, एम छोड़ा है, तो ये एन लिया। फिर एन के बाद में उसने यहाँ पर क्या लिया है, पी, यानी एक छोड़ रहा है और फिर ले रहा है। अब मेरे को यहाँ से सीधे समझ में आ गया, एल के बाद में एक छोड़ा, एन आया, एन के बाद एक छोड़ा, पी आया, पी के बाद एक क्या छोड़ू, की आ जाए। तो ओ पी के बाद क्यू छोड़ेंगे तो आर आएगा। ऑब्वियसली आर जो है वो दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी आंसर आया नहीं है। अब इसके बाद में कहा है 12 14 16, तो अगला क्या आना चाहिए, 18। तो बोले 18 सर यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ इस दो स्टेप्स पे आ जाएगा। इसको क्लियर करके समझ लेना, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों को सही मानते हुए कौन से विकल्प निश्चित रूप से सही है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया, पहला 1 2 3 यहाँ पर दिए गए क्या है, कौन से विकल्प निश्चित रूप से सही है ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखो, कुछ बिल्लियां, कुछ बिल्लियों की दो टांगे होती हैं। अब यहाँ पर ऐसे बनाना है इसको, ये हो गई बिल्ली, और यहां पर बोला है कुछ, तो कुछ वाला स्टेटमेंट ऐसा आता है इसके साथ में, और ये होगा क्या, दो टांगे। अब ये आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पर एक एक शब्द को अलग अलग देखा जाता है, कुछ बिल्लियां और के दो टांगे। तो ये ऐसा प्राणी है बिल्ली जो जिसके दो टांगे हैं, कुछ बिल्लियों की, ऐसा बोला गया है। दूसरा, कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ पुरुष जो है वो बिल्लियां नहीं है, तो ये मैंने इधर पुरुष वाला कॉलम बनाया और इसके लिए मैंने बोला नहीं है, ऐसा डायग्राम बनता है। अगला है सभी बंदर पुरुष हैं। तो यहाँ पर कहा गया है सभी बंदर जो है वो पुरुष है। अब ध्यान दो, बंदर पुरुष है सभी, तो इसके अंदर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं, मिटा करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये मैं बना रहा हूं फिर से इस तरीके से, क्योंकि मेरे को इसके अंदर बनाना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पर मैंने ये बनाया क्या, पुरुष वाला कॉलम, ठीक है। और ये होगा बिल्लियां नहीं है, लेकिन सभी बंदर क्या है, बिल्ली पुरुष है। तो यहाँ पर अब इसके आधार पे देखते हैं। तो यहाँ सभी बंदरों, प्रश्न क्या कहा गया, सभी बंदरों के दो टांगे होती है। तो आपको क्या दिख रहा है, सभी बंदरों की जो है वो दो टांगे हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। आपको पूछा गया कौन से विकल्प निश्चित रूप से सही है। कुछ बंदर बिल्लियां नहीं है, तो देखो कुछ बंदर जो है वो बिल्लियां नहीं है। तो पहली बात तो कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, क्योंकि कोई भी पुरुष बिल्ली नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद में कुछ पुरुष बिल्लियां हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ पुरुष आपको बिल्लियां दिख रही हैं, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो गया। और सभी पुरुषों की चार टांगे होती है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर भी दो टांगों के अलावा कौन से जो है सेंस की बात नहीं हो रही है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन के नीचे लिखा है, दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। भगवान जाने ये ऐसे क्वेश्चन बनाते क्यों हैं, पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद में इग्नोर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चनों में आप देख सकते हो कि इस पेपर में कितनी खामियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भी चीज सही नहीं थी इसमें। नेक्स्ट, एक सेकेंड, मैं इसको इधर लाने की कोशिश करता हूं ताकि, ओके, यहाँ पर दिख जाएगा अब आपको, मेरे को लगता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। ये रहा पे, ठीक है।
देखो अब क्या है यहाँ पर कि कृपया, बयान क्या है और बयान की मान्यताएं क्या है। बयान की मान्यता, कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित होने पर बाहरी उम्मीदवारों को केवल आवास प्रदान करेगी। प्रश्न में बयान ये दिया गया है कि कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित होने पर बाहरी उम्मीदवारों को केवल आवास प्रदान करेगी। तो इसकी मान्यता क्या हो सकती है, क्या इसका हम जो है वो मान सकते हैं, इस बयान का तात्पर्य क्या है। कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है। ठीक है, सही बात है कि यहाँ पर बात किसकी कही गई है, चयनित होने वाले बाहरी उम्मीदवारों को आवास। तो सीधी सी बात है, केवल बाहरी उम्मीदवारों को चयन करने की योजना बना रही है। दूसरी, द्वितीय क्या कहा गया कि कंपनी केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बना रही है। दूसरी बात तो गलत दिख रही है क्योंकि बात तो बाहरी उम्मीदवारों की हो रही है, पहला सही हो गया। अब मैं ढूंढता हूं कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि केवल धारणा या मान्यता एक ही सही है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन है केवल धारणा में केवल धारणा में निहित है, यहाँ पर एक की बात ही नहीं हुई है। न तो धारणा एक, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ध्यान देना, न तो धारणा में और न ही निहित। सेकेंड, या तो धारणा एक या धारणा दो अंतर्निहित और केवल धारणा दो अंतर्निहित। आप देखोगे ऑप्शन ही बर्बाद है। तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, फिर से इग्नोर कर दिया इसको। तो इसका यदि हम आंसर लगाना चाहते तो क्या लगाते, इसका आंसर आता पहली मान्यता ही कि सिर्फ क्या होती है, सही होती है। उसने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा है, एक व्यक्ति उगते सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है। तो भाई उगता सूरज किधर होता है, पूर्व की दिशा में, और ये दिशा हमेशा क्या होती है, पूर्व। आपकी कॉपी पे सीधे हाथ की दिशा हमेशा पूर्व होती है, बात याद रखना। तो सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। अब देखो ये मैंने यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी ताकि 45 डिग्री सही सही बन जाए। तो ये 45 डिग्री घुमा तो है, लेकिन किस तरफ, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ। अब यदि मेरा सिर इस दिशा में है तो बायां हाथ ऑब्वियसली मेरा इस दिशा में होगा, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब वो किस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में जिस दिशा में एरो है। 500 मीटर आगे चलता है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर फिर से अपने उल्टे हाथ की तरफ मोड़ा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। 45 को 2 बार गुणा करूं तो 90 आता है, मतलब एक बार 45 घूमा और फिर एक और बार किधर घूम गया, 45। तो ये 45 और ये 45 हो गया 90, और अब वो इस दिशा में देख रहा है। प्रश्न पूछा वो किस दिशा में देख रहा है। देखो भाई ये ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है, ये वाली दिशा जो होती है ये वेस्ट होती है। तो ये होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। आंसर आया उत्तर पश्चिम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, कथन। कथन क्या है, एक व्यक्ति के लिए कई पहलू है। एक व्यक्ति के लिए कई पहलू है। अब ऐसे छोटे छोटे कथन बहुत दिक्कत देते हैं। मैं क्या बता रहा हूं समझना। एक व्यक्ति के लिए कई पहलू है मतलब कई तरीके से सोच सकता है, ऐसी बात विचार करने की। तर्क हो सकता है क्या, पहला, हाँ प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग है। ऑब्वियसली जवाब देने का मतलब हो गया कि वह अलग तरीके से सोचता है। तो बिल्कुल पहला तर्क जो है वो सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के कई पहलू के बारे में बात की गई है और तर्क में है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरे से अलग है। इसका मतलब कई पहलू अलग है। दूसरी बात, नहीं हम अपने चारों तरफ जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम खुशी या दुख क्या पैदा करते हैं ये हमारे ऊपर है। अब ऐसा तो कहीं पर कथन में स्पेसिफिक दुख या सुख के बारे में नहीं बोला गया। आपको समझना है कि ये गलत होगा। आंसर तीसरा इसका सही जाएगा। क्या कहा मैंने, केवल तर्क एक सही। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो अब देखना है ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर मार देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, है ना। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, ये यहाँ पर आ गया है। अरे
ऑप्शन ही सब गड़बड़ हो गए। ये मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो अब यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रश्न ये है कि 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष में फिर से 30 सितंबर को रविवार होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कैलेंडर का। 30 सितंबर 2018 को रविवार था, अब वो बोल रहा है किस वर्ष फिर से वही वाला कैलेंडर आएगा जिसमें 30 सितंबर को फिर से रविवार आएगा। तो ये बात याद रखना कि जो लीप ईयर होता है उससे 2 साल बाद का जो कैलेंडर होता है, 2 साल बाद मतलब यदि लीप ईयर ये 2018 है तो यहाँ पर 2016 लीप ईयर था और उसमें 2 जोड़ दोगे तो 2018 आएगा। अब हमेशा के लिए ये याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, कहीं पुस्तकों में मिलती नहीं है ये। लीप ईयर प्लस 2 जो है वो कितने साल बाद रिपीट होता है? 11 ईयर के बाद रिपीट होता है। फिर से याद रख लो, लीप प्लस 2 ईयर जो है वो 11 साल बाद रिपीट होता है। मतलब कि 2018 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा 2029 में। 2018 में 11 जोड़ दो आप तो कितना बैठ जाएगा? 29। तो 2029 में जो है ये 2018 का कैलेंडर रिपीट होगा और ये नियम याद रखना कि यही वाला कैलेंडर फिर 2029 में आएगा। अब फिर से समझ लो, यदि मैंने कहा कि 2006 में जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो ये बात समझ लो कि ये लीप ईयर प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो 2006 लीप प्लस 2 ईयर हो गया। लीप प्लस 2 ईयर 11 साल बाद रिपीट होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2017। 2017 यानी 2006 का कैलेंडर कब इस्तेमाल हुआ था? 2017 में फिर से कर सकते हो यदि रखा हुआ है तो। और यदि आगे की बात हो तो फिर और इस्तेमाल कर लेना अगले 11 साल बाद। तो ये आ गया, मैंने आपको क्या कहा, लीप ईयर प्लस 2 ईयर। लीप प्लस 2 ईयर वाला कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। आंसर आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, फिर से इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई साहब। मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ। ये क्या है कि जो क्वेश्चंस पेपर, अभी ये ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, ये ध्यान दे देना। मैंने क्या कहा यहाँ पर प्रश्न में, ये देख लो, 11 और 5 16। तो यदि 11 के बाद 5 16 आ रहा है तो 16 के बाद 5 कितना आना चाहिए? तो बोले सर 16 और 5 21। इसका मतलब कि यहाँ पर 21 दूसरे और तीसरे में दिख रहा है। देखो दूसरे पे सही आंसर आ रहा है वैसे, लेकिन मैं अभी आपको तर्क बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, 11 और 5 16, 16 और 5 21 आएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये जो 9 है और ये जो 14 है, यहाँ पर इतनी बात ध्यान रख लेना कि आई जो है वो 9 स्थान पे आता है और एन 14 नंबर पे, इसीलिए अल्फाबेट्स अच्छे से याद कर लो। अब यहाँ पर देख, यदि आप ध्यान दोगे तो ये जो एस होता है वो 19वें स्थान पे आता है। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, यदि आपको अल्फाबेट्स याद है तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21US19। उम्मीद करता हूं समझ गए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। है, ये आया कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है? सभी जगुआर चीते हैं। ये बनाया सभी जगुआर और ये क्या है? चीते हैं। ये बना दिया सभी चीते हैं और सभी पैंथर्स चीते हैं। अब ये गड़बड़ हो जाती है। अब बोले सर सभी पैंथर भी चीते हैं, इसका मतलब पैंथर जो है वो इसी के अंदर बनेगा। ये देखिए सभी जगुआर चीते हैं, हाँ भाई सभी जगुआर चीते हैं, और सभी पैंथर चीता है, सभी पैंथर चीते हैं। जगुआर और पैंथर में कोई संबंध नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि कथन में उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा। संभावना है वो बात अलग है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, सभी जगुआर पैंथर हैं। क्या सभी जगुआर पैंथर दिख रहे हैं? क्या सभी जगुआर पैंथर है? गलत बात। कुछ जगुआर पैंथर हैं। क्या कुछ जगुआर पैंथर दिख रहे हैं? गलत बात। अब आप ढूंढोगे दोनों गलत, और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे दिख रहा है न तो एक न ही दो पालन करते हैं। इसका आंसर दूसरा आ जाएगा, लेकिन इस आधार पे नहीं कि दोनों गलत है। देखो शर्त लग रही है। शर्त क्या है?
दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। नातों वाली शर्त बता रहा हूं, नातों की शर्त बता रहा हूं। नातों की शर्त क्या है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में समान शब्द होने चाहिए, देखो जगुआर पैंथर जगुआर पैंथर। और तीसरी शर्त ये है कि दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। जब भी ये 3 कंडीशन किसी ऑप्शन पे लग जाए तो ऑप्शन लगा देना, ना तो 1 लागू ना ही 2 लागू। उम्मीद करता हूं समझ गए, क्योंकि इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, दोनों लागू नहीं, दोनों लागू नहीं। ये आंसर जब आता है तो ये दोनों गलत बताता है, लेकिन ना तो इसका मतलब नहीं होता, ये बात याद रखना। मैंने जो बताया कंफ्यूज नहीं करने के लिए, कंफ्यूज हो जाओ इसलिए नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, यानी कि ये हो गए हमारे 99 और ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और इतना पूरा पेपर यदि आपने देखा है, बहुत बढ़िया, तरक्की आपके कदम चूमने वाली है, क्योंकि आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो। जय हिंद मेरी तरफ से। नेक्स्ट जो है जल्दी से जल्दी मैं पटवारी, एमपी पटवारी के पेपर भी लाने वाला हूँ, फुल पेपर, यानी कि एक्सप्लेन करूंगा मैं अलग अलग सेगमेंट में। रीजनिंग उसमें आता नहीं है, इसीलिए उसमें मैं मैथ और जी के अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूँ तब तक आप जरूर जो है उनको देखने के लिए इंतजार करेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद सभी को। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।